नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर्स। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट के लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर्स के लिए लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 क्वेश्चंस में होते क्या है कि कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने ये टोटल चीजें आपको बताई थी। इडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो है आता है। ये हमने आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दी थी कि कौन से क्वेश्चन टॉपिक वाइज किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको टोटल जानकारी दी थी। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा जो लेक्चर है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, जो हमारा एग्जाम है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, या लास्ट ईयर का मतलब मेरे से ये है कि जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें जो इडियम्स 2 आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इडियम्स जो भी आएंगे हमारे एग्जाम में वो सेंटेंसेस में यूज करके पूछेगा। तो हम लोग ने किया क्या है कि जो आपके लिए मैटर है या जो हम लोग आपके लिए देने वाले हैं उनमें सेंटेंसेस में यूज करके ही उसको दिखाया गया है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक ये कलेक्टिव अप्रोच है जिससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम्स के लिए जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो देखिए सबसे पहले है क्या कि इडियम्स लिखा गया है आपके सामने, उसके बाद में उसका इंग्लिश में मीनिंग दिखाया गया है, और इंग्लिश में मीनिंग के बाद में आपको हिंदी में भी उसका मीनिंग दे दिया गया। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कई सारे लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं, कई सारे लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको भी ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हिंदी में भी दिया गया है आपको। और उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस इडियम्स को हम लोगों ने क्या या मैंने सेंटेंस में यूज किया है, ताकि आपको अर्थ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके ये। और अब देखिए हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां पर आफ्टर ऑन्स ऑन हर्ट है, सिमिलर टू जो इस तरह का मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, अभी मीनिंग देखेंगे बाद में। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, सीइंग योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट एंड लिटरेचर आई कैन से दैट यू आर क्लियरली अ पर्सन आफ्टर माय ऑन हार्ट। तो देखिए आफ्टर ऑन्स ऑन हार्ट, तो यहां से स्टार्ट किया गया। देखिए ये अंडरलाइन कर सकता है। अब यहां पर क्या है, आफ्टर देखो मिला। अब यहां पर ऑन्स लिखा गया, तो यहां पर उसने पजेसिव फॉर्म मेरा मतलब अपने खुद के लिए दे दिया गया। यह जरूरी नहीं है हमेशा ONE, देखिए क्या होता है आपका ONE, एक सब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। यूनिवर्सल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी पर भी लागू किया जा सकता है, लेकिन आप अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं तो आई का क्या हो जाएगा, माई, या मान लो यू के लिए हो जाएगा क्या, योर। तो ये जरूरी नहीं हमेशा क्या वन का पोजीशन लिखा हो वंस, तो ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। तो सेंटेंसेस में होता है क्या कि इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो पोजीशन होते हैं ना, इसमें जैसे वन से दिया गया, वन का पोजीशन दिया गया, वैसे आई का पोजीशन माई हो जाएगा, यू का हो जाएगा योर, तो ये बदलता रहता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको सेंटेंस में यूज किया गया। तो सेंटेंस में यूज करने पर एकदम जो हमारा मीनिंग होगा वो क्लियर हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला इडियम है उसका मतलब क्या है, आफ्टर ऑन्स ऑन हार्ट। तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर टू यू। ये इडियम का मतलब है सिमिलर टू यू, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि दो लोग हैं, उनमें से क्या है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपके जैसा है या आप उसके जैसे हैं, हमारी क्वालिटीज सिमिलर मिलती हैं। इन द सेंस खाना जैसे खाते हैं तो एक जैसा ही टेस्ट है, एक जैसा ही कपड़े पहनने का स्टाइल है, एक जैसा ही सोचने का स्टाइल है, स्ट्रीम भी एक तरीके का होता है, कुछ पर्सनालिटी टाइप्स भी एक तरीके के होते हैं, या एक दूसरे के इमोशंस या फीलिंग मिल जाते हैं, ऐसे सेंस में पूछा जाता है। तो जो लिखा है जो आपके जैसा ही हो, आपके जैसा। देखिए सीधी सी बात है, जब भी किसी भी व्यक्ति का इंटरेक्शन होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, वो जब भी जुड़ सकता है जब आमने सामने के दो व्यक्तियों के सोचने का तरीका एक ही हो, ऐसा। तो वही इसका मीनिंग होता है सिमिलर टू यू। देखिए ऐसे बहुत सारे और भी इडियम्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही इडियम आपको बताया जाए। चर्चा करते समय मैं और भी आपको इडियम्स बताऊंगा। जैसे एक और इडियम होगा आपका लाइक टू पीज इन अ
पॉड। तो यहां पर एक और इडियम जैसे इस तरह का लिखा है सिमिलर टू यू। देखिए मीनिंग क्या हो सकते हैं, सिमिलर, सिमिट्री, एक ही जैसा जो है, इक्वल भी आंसर आ सकता है, लाइक एक जैसा, एक ही जैसा, लाइकनेस हो सकती है, मीनिंग में परिवर्तन हो सकता है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो लाइक टू पीस इन अ पॉट का मतलब है एक ही जैसी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे चोर चोर मौसेरे भय, ऐसे जैसे लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ कि दो आदमी हैं, उनकी क्वालिटीज, पर्सनालिटीज, उनके खाने का टेस्ट, समझने का टेस्ट, पहनने का एवरीथिंग लगभग समान होता है। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स को यूज करते हैं। अब देखिए सेंटेंस में उसको यूज किया गया। सेंटेंस क्या है, सीइंग योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट एंड लिटरेचर। आपका जो इंक्लिनेशन है, लगाव या झुकाव कह सकते हैं, वो किसकी तरफ, आर्ट या लिटरेचर की तरफ। इससे ये पता चला कि आई कैन से दैट, मैं ये कह सकता हूं, यू आर क्लियरली अ पर्सन, आप एक ऐसा पर्सन है आफ्टर माई ओन हार्ट, जैसा कि मेरे दिल में चल रहा है वैसा ही आप भी सोचते हैं, या आप जैसा सोचते हैं वैसे मैं भी सोचता हूं, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह के इडियम्स आते हैं और सेंटेंसेस में यूज करके आएगा, फिर उसको अंडरलाइन कर सकता है, या अंडरलाइन करने की बात छोड़ो, वो ब्लैक एंड में दे सकता है, या मान लीजिए इटैलिसाइज दे सकता है, बोल्ड लिख सकता है, या कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये आपका पहला इडियम हो गया। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इडियम क्या दिया गया है। दिया गया आ हेयर ब्रेथ एस्केप। आ हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब क्या होता है कि बाल बाल बचना, जैसे कि नैरो एस्केप हम लोग ने पहले कभी पढ़ा होगा। इडियम का मतलब क्या होता है, आ वेरी नैरो एस्केप। वेरी नैरो एस्केप का मतलब है जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन अचानक एक ऐसा थॉट्स आ गया कि नहीं ऐसा होने वाला था, या हमने उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, या स्किलफुली उसको हमने हैंडल कर दिया, तो बाल बाल बच गए। बहुत सारी ऐसी चीजें, सिचुएशन या घटनाएं हो सकती हैं, उन पे हम विचार कर सकते हैं। तो वेरी नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना किसी भी चीज में, कोई भी एक्सीडेंट, अनहोनी कह सकते हैं वो चीज। ऐसा जरूरी नहीं है अनहोनी एक्सीडेंट हो, कई बार ऐसा हो सकता है कोई आपको ठगने वाला हो, या कोई आपको किसी चीज में फंसाने वाला हो, वहां से भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सीडेंट के लिए यूज किया जाता हो। ठीक है, अब देखिए आ हेयर ब्रेथ, हेयर का मतलब क्या हुआ, हेयर मतलब जैसे कि बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल होने ही वाला था, लेकिन हम लोग ने उस चीज को पहले से टैकल कर दिया या हैंडल कर लिया, या मान लो हमारी किस्मत अच्छी थी तो वो हम बाल बाल बच गए। अब ये सेंटेंसेस में जैसे यूज करते हैं, ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप व्हेन हिज बाइक स्किडेड ऑन। अब जैसे उसने कहा कि वो बाल बाल बच गया जब उसकी बाइक है स्किड, बाइक अब देखिए स्किड कर गई, कहां पर स्किड कर गई, तो ये डिपेंड करेगा। देखिए स्किड हो गई, स्किड मतलब फिसलना होता है, फिसल गई ऑन द ऑयल ड्रेंच रोड, रोड पर क्या ऑयल पड़ा होगा, और ड्रेंच का मतलब कि फैला हुआ होगा, जैसे कि ऑयल हो सकता है, पेट्रोलियम ग्रीस जैसा चिकना हो सकता है, तो उस पे जो है उसका पहिया फिसल गया, लेकिन वो गिरने ही वाला था, उसने अपने आप को संभाल लिया, चोट नहीं लगी, इस वजह से वो बाल बाल बच गया। ये कहने का सेंस है। ठीक है, तो चलो, तो इस तरह के इडियम से एक बार जब हम जितने भी हमारे इडियम्स हैं उनको हम एक या दो बार रिवाइज कर लेंगे, तो हमारे एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा नहीं ये क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा है। और देखो जरूरी नहीं कि बहुत सारे इडियम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको जो इडियम्स देने वाले हैं या जो आप पढ़ने वाले हैं उनमें जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, वो आपको बस ओवर एंड ओवर रिवाइज करना है बस। तो आपने समझ लिया कि हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब क्या होता है, अ वेरी नैरो एस्केप। उसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं, चलिए बढ़ते हैं, हमारा दिया गया नेक्स्ट आपका एज फिट एज अ फिडल। तो एज फिट एज अ फिडल का मतलब क्या हुआ करता है, आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जब कोई भी चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कैसी है, हेल्दी है। एज फिट, फिट मतलब चुस्त या दुरुस्त, एज अ फिडल। अब देखिए सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे लिखा कि ही फील्ड इलनेस बट। फील्ड का मतलब है कि चक्कर आ जाना, जैसे कि वो इलनेस की वजह से उसको चक्कर आ सकते हैं, गिर गया हो सकता है। फील्ड का मतलब ये होता है, बट आई न्यू दैट ही वाज एज फिट एज अ फिडल। समझ पा रहा था, लेकिन वो मुझे पता है कि वो बहुत ही अंदर से मजबूत है, स्वस्थ है। देखिए ऐसा हो सकता है इलनेस की वजह से आदमी को चक्कर आ सकता है, लेकिन वो उसकी फिटनेस बहुत जबरदस्त है, इसके सेंस में ये इडियम लिखा गया। तो एज फिट एज अ फिडल, फिडल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई फिडल है, रॉड हो सकती है,
कोई मेटल की वस्तु हो सकती है, उसके सेंस में ये यूज किया गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, ऐसे उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो सकती है, यहां पर इस सेंस में दिया गया है। समझ पा रहे ना? तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्वस्थ। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, लिखा है बेटेड ब्रीथ। बेट माने क्या होता है? शर्त लगाना या दांव लगाना। बेट है जुआ खेलना, उसके सेंस में। और ब्रीथ का मतलब सांस। तो यहां पर लिखा है होल्डिंग योर ब्रीथ इन एंजाइटी। मतलब क्या है? अपनी सांसें रुक जाती हैं जब कोई भी एक ऐसी घटना पर, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखने हैं, क्रिकेट देख रहे हैं और आपको पता चला कि 2 बॉल्स बची हैं और इंडिया जीतना चाहती है, तो उसको 8 रन मिलना चाहिए 2 बॉल में, तभी जीत पाएगी। मान लीजिए पहली बॉल पे उसने 2 रन ले लिए, अब लास्ट वाली जो बॉल बची है उसमें हम 6, जब कोई खिलाड़ी 6 मारेगा तभी जीत सकती है। तो हम अपनी सांसों को रोक लेते हैं, बहुत ध्यान से देखने लगते हैं कि देखिए क्या होगा, तो अपनी सांस को काफी देर तक रोक लेते हैं और चिंता भी रहती है। ये चिंता रहती है कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाती है, इस वजह से बहुत सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं बेटेड ब्रीथ। मतलब अपनी जो है सांस हमने रोक रखी है, अब रिजल्ट क्या होने वाला है, अच्छा होगा कि बुरा होगा, दांव खेलते हैं ना, जैसे कि हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे, इसके चलते चिंताएं हैं मन में, उसके सेंस में ये इडियम बोला जाता है बेटेड ब्रीथ। तो लिखा है होल्डिंग योर ब्रीथ या इन एंजाइटी, चिंता में या चिंता इत्यादि से सांस रुकना। अब देखो इस सेंटेंस में यूज किया गया, सेंटेंस दिया गया है वी वेटेड द गुड न्यूज आउटसाइड द डिलीवरी रूम, और उसके बाद में दिया गया है आउटसाइड द डिलीवरी रूम विद बेटेड ब्रीथ। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस का मतलब क्या है कि शायद कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी रूम के बाहर कोई व्यक्ति, उसका हस्बैंड हो सकता है, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, रुके हैं, बैठे हैं, सांस थामे हुए बैठे हैं कि अब देखते हैं लड़का होता है या लड़की होती है। देखिए ये तो कोई चीज नहीं है, वाहियात चीज है कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन ये होता है कि ऑपरेशन हो सकता है या डिलीवरी हो सकती है, वो सुरक्षित होना चाहिए, दोनों लोग बच जाएं, खुशी हो बस। अब लड़का हो या लड़की हो इससे लेना देना नहीं है, वो अलग बात है, ऐसी लोगों की मानसिकता हो सकती है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। चलिए तो यही इसका मतलब था कि वी वेटेड द गुड न्यूज आउटसाइड द डिलीवरी रूम विद बेटेड ब्रीथ। तो उनकी सांसें रुकी हुई थी कि देखिए भाई कोई घटना, तो ऐसे बुरी घटना ना सुनने को मिले कि नहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई या जो मदर थी उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, या मान लो कुछ ऐसी चीजें मेडिसिन या मतलब मेडिकली सर्जरी में जो चीज ऊंच नीच हो सकती है उसकी प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि सेफ चीज हो जाए बस, उसके सेंस में, इसी वजह से उसको बोला गया है बेटेड ब्रीथ। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इडियम दिया गया है बी इन बैड ऑर्डर ऑफ। देखिए बी का मतलब आपको समझा देते हैं, जब बी लिख के नहीं आएगा, बी का मतलब होता है इज, दूसरा मतलब है एम, आर, वाज और आपका वर। तो बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर। जब सेंटेंस में ये यूज किया जाएगा ना, तो सेंटेंस में बी वर्ब नहीं देगा, मतलब इज, एम, आर देगा। जैसे देखो सेंटेंस में लिखा है आ करप्ट मिनिस्टर ऑलवेज इन, है ना, ऑलवेज इन बैड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। तो देखो आ करप्ट मिनिस्टर यहां पर होना चाहिए क्या, इज ऑलवेज इन बैड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक, ऐसा। तो जो बी है ना उसमें निकालना पड़ेगा इज, एम, आर, वाज, वर। तो कई बार ऐसा होता है सर बी नहीं मिला, आपने तो बी बताया था, लेकिन बी नहीं, बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। तो देखिए इसका मतलब क्या है, बी इन बैड ऑर्डर ऑफ, बैड मतलब बुरा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक स्मेल, एक ऐसी स्मेल, एक लंबे समय से, जैसे आप वायर कहीं जल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि वायर कहीं जल रहा है, क्योंकि उसकी स्मेल के परसेप्शन में या सेंसेशन में बहुत ज्यादा ऐसा देखते रहते हैं, स्मेल करते रहते हैं, जैसे मान लो किसी पसीने की बदबू आ रही किसी से, तो वो ऑर्डर पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो है, जो बदबू है या खुशबू है किस चीज की। आप जानते हैं चाहे आप गुलाब का फूल हो या किसी भी तरह का हो, वो एक ऑर्डर, एक स्मेल का आइडेंटिफिकेशन बन जाता है, उस चीज को हम ऑर्डर बोलते हैं। मतलब क्या हो कि उस पे ऊपर ओपिनियन बन चुका है, ये कहने का मतलब ऐसे स्मेल। तो ए बी इन बैड ऑर्डर ऑफ, टू बी आउट ऑफ फेवर, मतलब आउट ऑफ फेवर। अब जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज स्मेल बुरी स्मेल कर रही हो तो क्या आप उसके पास बैठोगे, नहीं बैठ सकते, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो किसी की बुरी राय में होना, बुरी राय में होना मतलब यह है कि जैसे कोई लहसुन खाता है, प्याज, अनियन खाता है,
तो ये नहीं ठीक है भाई दूर बैठो, स्मेल ठीक नहीं आ रही, ऐसा कुछ, तो इसके सेंस में इसको बोलते हैं। तो इसी वजह से देखो सेंटेंस में इसको यूज किया गया है, अ करप्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन बैड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। जो मिनिस्टर या जो मंत्री कैसा है, करप्ट है, वो हमेशा कैसा, पब्लिक के ऑर्डर से बाहर होता है, वो उसकी राय में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि सभी लोग जानते हैं उसकी आदत ऐसी है कि वो करप्ट मिनिस्टर है, तो होगा क्या कि वो जो है उससे लोग दूर भागेंगे। हाँ वो बात अलग है कि करप्शन जिनको करना होगा वो तो उनकी अच्छे राय में होंगे, लेकिन आदमी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लोग उससे भागने, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। करप्शन के साथ साथ वो किसी भी चीज को मनमर्जी भी कर सकता है, अपनी तानाशाही भी दिखा सकता है, आलसी भी हो सकता है, सिस्टम को बिगाड़ भी सकता है, तो उससे लोग दूर भागते हैं। ऐसा आदमी दोनों लोगों के लिए बुरा है, वो खुद गवर्नमेंट के लिए बुरा होता है और पब्लिक के लिए भी बुरा होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो जो आपका नेक्स्ट इडियम दिया गया है बिलो द बेल्ट। अब बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है, देखिए, टू स्ट्राइक अनफेयरली। देखें, आप जब कमर में बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट से नीचे मारना, इनसेंसिटिव पार्ट्स या इनसेंसिटिव जगह पर मारना, तो ये अनफेयरली होता है, ये कहने का मतलब है। जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं या मान लो कुश्ती रेसलिंग हो रही है, तो उसके कुछ फाउल होते जरूर है कि आप किसी को इस जगह पर चोट नहीं पहुंचाएंगे। बॉक्सिंग है तो हाथ से ही बॉक्सिंग करेंगे, अब किक बॉक्सिंग नहीं बना लेंगे कि उसको पैरों से भी मारने लगे, जहां मर्जी आए वहां मारे। या मान लो रेसलिंग में किसी गलत तरीके का दांव मार दिया, तो ये सब चीजें क्या कहलाता है, इसी वजह से उसको बोला जाता है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है, टू स्ट्राइक अनफेयरली, किसी को जो उस गेम में फेयर या ऑनेस्टी के साथ खेलना चाहिए, उसके अलावा मन मर्जी के अनुसार कभी आदमी एंगर में, गुस्से में मार सकता है या अनफेयरली ट्रीट कर सकता है ताकि जीत सके, या किसी को चोट पहुंचाना चाहेगा। इसके सेंस में ये इडियम का यूज किया जाता है। लिखा गया है गलत तरीके से प्रहार करना। अब वही सीधी बात है, गलत तरीके से प्रहार करने का मतलब क्या है कि बॉक्सिंग में आप बॉक्सिंग से हाथ पैर चला, अब पैर भी चलाने लगे, जहां मर्जी है वैसे मारने लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फेयर मीन्स होना चाहिए। सेंटेंसेस में यूज किया गया है, वन मस्ट compete with others in a fair manner and should not hit anyone below the belt। below the belt मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बॉक्सिंग में ही हो। मान लीजिए आप दो सेम मतलब एक ही एरिया में दो शॉपकीपर हैं, एक दूसरे से उनका कंपटीशन है इन द सेंस बिजनेस, लेकिन आप प्रोडक्ट अच्छे बेचिए, लोगों को डिस्काउंट दीजिए, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सूट करवा दिया, ये कैसे, मतलब अनफेयर नहीं है। या उसकी होल्डिंग्स या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, उनको हानि पहुंचा, उसकी गाड़ी फोड़ दी, तोड़ दी, उसका रेपुटेशन मतलब खराब कर दिया, बोला कि चोर है, ऐसा कुछ। तो बिलो द बेल्ट का मतलब सिर्फ मारने पीटने से नहीं है, रेपुटेशन से हो सकता है, उनकी बिलोंगिंग्स को डैमेज करवा सकते हैं, या मान लीजिए घर पे जाके तोड़फोड़ कर दी, इस तरह का, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो वन मस्ट compete with others, यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से compete करना चाहता है, कंपटीशन करना चाहता है, तो इन अ फेयर मैनर करना चाहिए, एंड शुड नॉट हिट एनीवन बिलो द बेल्ट, और किसी भी व्यक्ति को अनफेयरली ट्रीट नहीं करना चाहिए, मतलब फेयर कंपटीशन होना चाहिए, अनफेयर नहीं। नेक्स्ट लिखा गया बिटवीन। अब ये बहुत ही अच्छा इडियम है। देखिए कई बार तो कई ऐसा होता है कि नए नए इडियम्स आने लगते हैं, पुराने भी, कुछ पुराने इन द सेंस मतलब जो चलन में पहले थे लेकिन आजकल नहीं पूछे जाते। तो इसका मतलब क्या, बिटवीन सीला, इसको साइला पढ़ते हैं, और ये है आपका कैरिब्डिस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीला पढ़ते हैं और कैरिब्डिस पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, मतलब कि जब आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जिसमें क्या है कि दो डेंजर्स में, जैसे आगे कुआं पीछे खाई, हिंदी में एक इडियम हुआ करता है ऐसा। तो ग्रेट डिफिकल्टीज मतलब किसमें दो होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए बिल्कुल इजी है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें दोनों तरफ से आपको हानि ही हानि होने वाली है, आप चाहे कोई भी स्टेप लीजिए, आप या फिर कुएं में गिर जाएंगे, या पीछे जाएंगे तो खाई में गिर जाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे, इस तरह का जो है सेंस। इसके लिए और एक इडियम होता है, एक मैं आपको और भी लिख दे रहा हूं, इसके लिए आपको मिलेगा एक इडियम, कैच 22 सिचुएशन। देखिए कैच 22 सिचुएशन का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी स्टेप लें, मतलब दो स्टेप है, दो आपके पास ऑप्शन है, उन ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन लेंगे आपका घाटा ही होने वाला है, आपका नुकसान ही होगा। उस चीज को हम बोलते हैं बिटवीन सैला एंड कैरिब्डिस या कैच 22 सिचुएशन।
हिंदी में लिखा गया है, दो कठिन परिस्थितियों के बीच होना। मान लीजिए दो प्रॉब्लम से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चीज में हाथ डालना चाहिए, कौन सी चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए। अब कोई भी डालोगे, किसी भी चीज में हाथ डालना है, आपका नुकसान ही होने वाला है। तो इस तरह का ये इडियम है। अब देखो सेंटेंस में उसने यूज किया है, सेंटेंस में यूज करके देखा, ही इज बिटवीन शीला एंड कैरेबिस, इफ शी obeys her mother-in-law she will lose her job and if she does not she will lose her family। तो वो अब दुविधा में फंस गया कि अगर उसने क्या कहा, if he obeys her mother-in-law, अगर वो अपनी mother-in-law को ओबे या उसकी कहा मानता है, she will lose her job, उसकी जॉब चली जाएगी, और अगर वो नहीं मानती है तो फैमिली में दरार पड़ जाएगी। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लो उसकी मदर इन लॉ है, उसने कहा कि बिटिया देखो ऐसा है, अब जॉब अब नहीं करोगी या मत जाओ, या ऐसा सुबह शाम और नहीं चलेगा। तो मान लो अगर कहीं जॉब करते हैं तो उस जॉब में जो टाइम बोला जाएगा, जो ऑफिस खुलने का समय है या किस समय आपको कौन सा प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो भी चलेगा। नहीं करेंगे तो फिर जॉब चली जाएगी। और मान लीजिए उसने ये सोचा कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, कि हमारी सासू माँ है वो नाराज हो जाएंगी। तो अब वो दुविधा में फंस गया कि अभी किधर जॉब, अगर उधर नहीं जाएंगे तो जॉब चली जाएगी, और इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे हस्बैंड भी डांटेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा। तो ये हमारे इडियम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ऐसे इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा संभावना या आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग डाउन द हाउस। देखो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब क्या होता है। अब कैसा है, जैसे मान लो घर में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत दो चार बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत खेल इधर उधर उछल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो लोग बोलते हैं ना पूरा घर उठा लिया अपने सर पर, ये कहने का मतलब है। हालांकि ये चीज थोड़ी सी शोरगुल हो सकती है। हाँ, हालांकि शोरगुल कहने का मतलब इरिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको हम किस सेंस में ले रहे हैं, रिसीव ग्रेट अप्लाउज। अब ग्रेट अप्लाउज का मतलब है, मान लो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते समय किसी ने 6 या लगातार 2-3 6 मार दिए, तो जो वहां पर देखने वाले एक्सपेक्टेटर्स हैं, पवेलियन है जैसे मान लीजिए, तो बहुत ही चीयरफुल हो जाती है। कोई सीटियां मार रहा है, कोई अपना खड़े होकर डांस कर रहा है, बहुत ही शोरगुल हो जाता है एकदम, बहुत ही ज्यादा। तो उसी तरीके से इसमें लिखा है भरपूर तारीफ करना। आप कोई सीटी मार रहा है, कोई नाच रहा है, कोई उल्टा खड़ा हुआ, कोई करतब दिखाने लगता है, इन द सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, उसके सेंस में है। तो उसने बोला ब्रिंग डाउन द हाउस। यहाँ ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब ऐसा नहीं पूरा घर गिरा दिया, नहीं, लेकिन लगता है ऐसा ही कि इतना ज्यादा शोर हो रहा है, इतना चीयर्स हो रहे हैं कि ऐसा लगे कि अभी छत गिरने वाली है, इतना ज्यादा हो जाता है। तो उसके सेंस में इसको पूछा गया। तो रिसीव ग्रेट अप्लाउज। अब सेंटेंसेस की बात करेंगे तो देख लेंगे, लिखा गया द परफॉर्मेंस ऑफ लता मंगेशकर ब्रॉट द हाउस डाउन। अब मान लीजिए उन्होंने एक ऐसा गाना गाया है, गाने में जो ऑडियंस थी उनकी, उन्होंने सीटियां मारना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, हो हल्ला सरा, तो ऐसा तालियां बजा दी इस तरह से। तो उसके सेंस में इसको हम यूज करते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस। मीनिंग आपका इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन सेंटेंस में यूज करके आता तो ज्यादा समस्या नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है बाय फेयर और फॉल मीन्स, बिल्कुल आसान है। फेयर मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से। फाउल हमने बताया था, अभी कोई स्पोर्ट होता है, अगर गलत तरीके से उसमें ट्रीट करोगे तो वो फाउल माना जाता है। तो उसने कहा कि बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। मान लो कि अगर आपको कोई काम अपना करवाना है तो चाहे अच्छी तरीके से होता है भैया तो अच्छी से कराओ, और अगर बुरी तरीके से करना चाहते तो वो भी हमारे पास साधन है। ऐसा लोग होते हैं बहुत सारे लोग। तो सही या गलत किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को अंजाम देना, मान लो अच्छे से हो जाता है फेयरली कर सकते हैं, नहीं भी हो रहा है तो कई बार जैसे आप जॉब लेना चाहते हैं, मान लो कोई बच्चा है जॉब लेना चाहता है, जॉब में क्या है कि उसने तैयारी की, एग्जाम दिया, पास हो गया है और जॉब में अपॉइंटमेंट या जो भी है उसका हो गया। कई बार ऐसा है कि तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने में अच्छा नहीं है, कई बार होता भी ऐसा भी है तो लोग ब्राइब दे देते हैं, घूस दे देते हैं कि नहीं ठीक है भैया, या नेपोटिज्म भी हो सकता है अपना, वो तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से जा सकते हैं। तो सही या गलत दोनों ही रास्ते से काम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस में यूज करके दिया गया ही विल ट्राई टू गेट अ जॉब। देखिए जॉब की बात है कि जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। ही विल ट्राई टू गेट अ जॉब बाय फेयर और फॉल मींस बट विल अल्टीमेटली लॉस हिज पीस ऑफ माइंड। हाँ, वो तो बात सही है कि उसको जॉब तो मिल गई, कि उसको मिल जाए कहीं ना कहीं, मतलब सही तरीके से, अच्छी तरीके से, लेकिन उसने क्या करा, अल्टीमेटली लॉस हिज पीस। उसके लिए दिमाग जो है उसका फिर दिक्कत, अब वो अल्टीमेटली वो अपने दिमाग में पीस नहीं है, मतलब शांति नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद उसकी चॉइस की जॉब ना हो। कई बार ऐसा तो जॉब के बाद पता चलता है कि नहीं यार कहाँ आ गए, यहाँ पर तो इतना सारा काम है,
दूर से तो लगता था ऐसा होता था, तो वो अलग बात है, इससे मतलब नहीं है। तो बाय फेयर, फेयर मतलब अच्छी तरीके से, फाउल मतलब बुरी तरीके से, दोनों ही में से कोई भी तरीका लगे लेकिन हमारा काम होना चाहिए, उस चीज को हम बोलते हैं। तो बाय फेयर और फॉल मीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। बाय द रूल ऑफ थंब। अब थंब की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक ढंग से। देखिए थंब का मतलब क्या होता है, अंगूठे से मतलब है, लेकिन अंगूठा का मतलब क्या है, हाथों से, उंगलियों से। जैसे एक इडियम पढ़ा होगा कभी आपने, ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस। मतलब क्या हुआ, यहां पर यह है कि इसको व्यवहारिक ढंग, तौर तरीके, समाज में किस तरीके से किस चीज को हैंडल करना है, ये उसके लिए बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बाय द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा होता है कि हम किताबों में वो चीज पढ़ते हैं, फिल्मों में वो चीज देखते हैं, या मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति से हमने उस चीज को सुना, खुद उसके सामने कभी हमने ऐसा नहीं किया, उसको फेस नहीं किया। तो उसमें होता क्या है कि हाँ ऐसा होता ही हमें लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको डील कर चुका है ना। इसको रेकी बोलते हैं डिफेंस भाषा में, कि उसको देख लो भैया कि सही साठ क्या चीज थी, एक्सपीरियंस ले लो उसके सेंस में। तो यही इसका मतलब होता है बाय द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या व्यवहारिक ढंग से इसको किया जाए। इसका सेंटेंसेस में देखिए यूज दिया गया है, बाय रूल ऑफ थंब वी मस्ट नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू टेक मेजर डिसीजंस। मतलब है कि हम लोग को जो एक्सपीरियंस है, अब जैसे जो लोग बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 50-55 साल के हो गए हैं, उनका कहना है कि भैया ये हम लोग को ये पता होना चाहिए, बाय रूल ऑफ थंब वी मस्ट नॉट अलाउ, बच्चों को हमें खुद डिसीजन लेने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन बच्चे ले लेते हैं जिसमें होगा क्या कि बाद में जाके उनका घाटा या उनका नुकसान हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनएक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि अगर वो उन्हें एक्सपीरियंस होता तो वो उस चीज को लेते ही नहीं, डिसीजन ही नहीं लेते, या मान लीजिए वो पूछ के लेते हैं तब तो ठीक है। तो बच्चों को ऐसे जरूरी नहीं कि सारे के सारे डिसीजन खुद लो। ये बात सही है कि हम अपने डिसीजन जब खुद लेते हैं तो काम अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं है, आपने गलत डिसीजन ले लिया और आपका नुकसान हो गया, फिर बाद में सोचते नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा, इस सेंटेंस में यूज किया गया है कि वी मस्ट नॉट, बाय द रूल ऑफ थंब वी मस्ट नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू टेक मेजर डिसीजंस। अब मेजर डिसीजन का मतलब बड़े डिसीजन, छोटे मोटे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है आपका, कैपिटल पनिशमेंट। देखिए कैपिटल पनिशमेंट क्या है, और एक वर्ड होता है आपका कारपोरल पनिशमेंट, उसको भी ध्यान देंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा, ध्यान रखेंगे। क्या कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा। जब मौत की सजा दी जाती है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। एक वर्ड मिलेगा आपको कारपोरल पनिशमेंट। तो कारपोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, शारीरिक, है ना, शारीरिक दंड। देखिए अब मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो उसके लिए मान लो उसको, या कई लोगों को मार दिया तो उसको सजा मिली कि मौत की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, तो वो है आपका कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन जैसे मान लो स्कूल में कोई बच्चा है, आप बदतमीजी कर रहा था, या मान लीजिए किसी ने घर में ऐसा कुछ काम कर दिया तो पिटाई कर दी गई, उसको फिजिकल पनिशमेंट दिया गया। तो फिजिकल पनिशमेंट की बात करें तो कारपोरल पनिशमेंट होता है, और मौत की सजा, डेथ पेनल्टी की बात करेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जल्दबाजी में, ध्यान रखिएगा, कैपिटल और कारपोरल में अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस में यूज किया गया, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड एज इट इज द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। बिल्कुल सही बात है, उसने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट को बैन कर देना चाहिए, या मान लो जो भी लिखा है शुड बी अबॉलिश, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रूलेस्ट फॉर्म है। देखिए वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे देश हैं या ज्यादातर देश ऐसे हैं वो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज है कि जब तक उनको सबक ना सिखाया जाए तब तक ऐसा हो नहीं पाता, वो रुकते नहीं हो, डर नहीं लोगों में होता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो डरते भी नहीं इस चीज को, तो उसको डराने के लिए ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो तो डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम लोग इस पर कुछ विचार नहीं कर सकते।
हम लोग सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है और कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मतलब क्या होता है? टू क्लियर द कंट्रोवर्सीज। मान लीजिए विवाद चल रहा है, किसी भी चीज में विवाद चल सकता है, दो परिवारों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो दोस्तों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, रिलेटिव्स के बीच हो सकता है, दो देशों के बीच हो सकता है। तो उस इशू को अगर सेटल कर दिया जाए, मतलब सेटल मतलब लाइसेंस कर दिया जाए, जैसे लाइसेंस ऑफिसर होते हैं ना। अब जैसे इंडिया और चाइना के वार में अगर देखें, वार की बात करेंगे या मान लो कोई झड़प हो गई, तो फिर दो ऑफिसर आमने सामने बैठ के उस चीज को मसला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो लाइसेंस करते हैं। लाइसेंस ऑफिसर दो जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, क्या भैया क्या प्रॉब्लम है, हमको इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, तो वो चीज है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? क्लिंच द इशू या सेटल द इशू या लाइसेंस इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें लिखा है टू क्लियर द कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। विवाद किसी भी तरीके का हो सकता है, बातों का विवाद भी हो सकता है, जमीन का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, रिश्तों का भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। सेंटेंस में यूज किया गया है द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब भैया स्टूडेंट की कुछ डिमांड रही होगी, जैसे मान लो हाइक इन फीस में बढ़ोतरी कर दी गई, या मान लीजिए हॉस्टल को कोई मसला, पुअर मैनेजमेंट होगा हॉस्टल का, या मान लो ड्रेस कोड को लेके होगा, मान लो कि जो जीन्स अलाउड नहीं है, कोई बच्चा जीन्स पहन के नहीं आएगा, कैप नहीं लगा के आएगा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में इशू होते हैं। तो अगर धरना देना स्टार्ट कर दिया, जैसे हर चीज का क्या होता है, स्ट्राइक दे दिया, स्ट्राइक में क्या है, बात को या कंट्रोवर्सीज को खत्म करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, वो कंट्रोवर्सी क्लिंच द इशू को मतलब सेटल कर देते हैं, उसके सेंस में ये इडियम दिया गया है। तो क्लिंच द इशू का मतलब है टू क्लियर द कंट्रोवर्सी, विवाद खत्म करना। सेंटेंसेस में यूज इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे एग्जाम में अब जैसे मान लो ये है आपका सेंटेंस आएगा द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू, तो यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन कर देगा, या मान लो उसको ब्लॉक में नहीं देता, ब्लैक एंड या इटैलिसाइज या बोल्ड दे देता है, और फिर चार ऑप्शन दे देता है। चार ऑप्शन में क्या मिलेगा? टू क्लियर द कंट्रोवर्सी या डेथ पेनाल्टी, या इस तरह के चार ऑप्शन बना दिए, टू वीकेन द पावर, इस तरह का। तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा उसके हिसाब से उसका आंसर बताइए आप। तो इसलिए सेंटेंसेस में यूज करके और इसको हिंदी में लिख के और मीनिंग को क्लियर करके बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये चीज तैयार की गई है आपके फायदे के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका क्लिप ऑन विंग्स। अब देखिए भैया विंग्स है, पंख है, अब मान लो कोई चिड़िया है उसके पंख में क्लिप लगा दें, ये दोनों पंख को मिला के क्लिप बांध दें उनके पंख को, तो उड़ नहीं पाएगी वो। क्यों कैसे उड़ पाएगी? क्योंकि उसके जो है पर काट दिए गए या बांध दिए गए, उस चीज के सेंस में दिया है। टू वीकेन द पावर। अब वीकेन द पावर का मतलब क्या है? जैसे देखिए हिंदी में भी लिखा है पर कतरना। अब कोई चिड़िया है तो उसके पर कतर दीजिए तो उड़ नहीं पाएगी। मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है, उसके पावर खत्म कर दीजिए, जैसे कोई मिनिस्टर है उसके पावर खत्म कर दीजिए, उससे हक छीन लीजिए, तो वो फिर उसके काम के लायक नहीं बचता है। उसी के सेंस में इस इडियम का यूज किया जाता है। अब जैसे लिखा गया सेंटेंस में दिया है सोनिया गांधी क्लिप द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर्स बाय विथड्रॉइंग द पावर्स डेलीगेटेड टू देम। तो सोनिया गांधी जी ने कुछ मिनिस्टर्स को क्या कर दिया? क्लिप द विंग्स कर दिया। देखिए ये अंडरलाइन करके आएगा क्लिप द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, शायद वो अपोजिट म्यूटिनी करना चाहते हो, या उन्हें ऐसा लगता होगा इनको पावर दे देंगे तो अपनी मनमानी करेंगे, तो उन्होंने उस पावर को छीन लिया, तो उन्होंने क्या कर दिया? क्लिप लगा दिया उनके विंग्स में, ये कहने का मतलब है। चलिए पर कतरना उसको बोलते हैं। अब जरूरी नहीं, देखिए भाई पर कतरने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई चिड़िया है उसी के पर कतरने की बात करें, जैसे कोई मिनिस्टर हो सकता है, या फैमिली में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हो सकते हैं। प्रोटोकॉल है, मान लो नियम बनाए गए, उनको ऐसा अधिकार दिया गया, लगा कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, अधिकार छीन लिए गए, वो चीज हो सकती है उसमें। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। आपका इडियम दिया है कॉक अ स्नूक। कॉक अ स्नूक दिया गया है, तो कॉक अ स्नूक का मतलब है टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, असम्मान प्रकट करना। तो असम्मान प्रकट करने का मतलब क्या? सीधी सीधी कहने का मतलब बेइज्जती कर देना। अब सेंटेंस में यूज करके दिया गया ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड। अब जैसे मान लीजिए अवार्ड देना था, या मान लो उसने अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब जैसे मान लीजिए कोई आपको शाबाशी देना चाहता है, कोई आपको अवार्ड देना चाहता है,
कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है, मान लीजिए कोई गिफ्ट लेके आया लेकिन ऐसा आपको लगा, या मान लो आपने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, शायद वो सस्ता गिफ्ट हो सकता है, या मान लीजिए आपको लगा कि नहीं मैं इस आदमी से नहीं लूंगा, ये आदमी तो गरीब आदमी है, पता नहीं क्या लेके आया है, या मान लीजिए आपका कोई विवाद है, तो इस सेंस में आदमी का क्या है, आपने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। आई मीन टू से जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे भले ही उसकी वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, इससे मतलब